नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सैयद मोहम्मद हसन। वक्त हो चुका है क्राइम की कहानियों का। क्राइम की कहानियों में आज पहली खबर बलरामपुर से है, जहां 29 लाख रुपए के विवाद ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया। बलरामपुर में पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर अपनी जान ले ली। मौत से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो अब जांच का सबसे बड़ा आधार बन गया है। आखिर उन वीडियो में क्या है और पुलिस की जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, देखिए ये रिपोर्ट। 29 लाख रुपए, एक लेन देन का विवाद और एक ऐसा फैसला जिसने पूरा परिवार खत्म कर दिया। बलरामपुर से सामने आई इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। पहले पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या, फिर खुद की जान और मौत से पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो अब इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी बन गया है। बलरामपुर जिले के कोतवाली देहात के झोहना गोसाईपुरवा गांव में 31 जुलाई को एक ही घर से 4 लोगों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। घर के अंदर बजरंगी गिरी, उसकी पत्नी कोमल, 3 साल की बेटी श्रद्धा और 1 साल के बेटे जयदीप मृत मिले थे। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई थी। शुरुआत में यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पूरी घटना की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। पुलिस ने इस घटना स्थल से अहम साक्ष्य जुटाए और पहले पहलू की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक बजरंगी गिरी का मोबाइल फोन मिला, जिसमें उसने मौत से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। इसी वीडियो ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। पुलिस के मुताबिक वीडियो में बजरंगी गिरी ने बताया कि उसने अपने परिचित चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी को करीब 29 लाख रुपए उधार दिए थे, लेकिन लंबे समय तक रुपए वापस नहीं मिले। इसी वजह से वह लगातार मानसिक तनाव में था। पुलिस का कहना है कि इसी तनाव में बजरंगी गिरी ने पहले अपनी पत्नी, फिर 3 साल की बेटी और 1 साल के बेटे को गोली मार दी और इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना स्थल की तलाशी के दौरान पुलिस ने 12 बोर और 315 बोर के अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए, जिन्हें जांच के लिए कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और वीडियो, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। इसी घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। 4 लोगों की एक साथ मौत से हर कोई सदमे में है। खासकर 2 मासूम बच्चों की मौत ने लोगों को भीतर से झकझोर दिया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि वीडियो में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कौन कौन से तथ्य और साक्ष्य मौजूद हैं। बलरामपुर के थाना कोतवाली देहात के ग्राम जोहना में 31/7/2026 को शाम में पुलिस को सूचना मिली थी। घर के एक ही परिवार के 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो वहाँ पे सभी पुलिस बल, सभी अधिकारीगण वहाँ पहुँचे थे। जो 4 लोगों की मृत्यु हुई थी उसमें बजरंगी गिरी, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे, जिनकी उम्र 3 वर्ष और 1 वर्ष थी, उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा सूक्ष्म रूप से घटना का निरीक्षण किया और उसके आधार पे हम लोगों ने बहुत से साक्ष्य इकट्ठा किए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साक्ष्य इसमें मिला है वो मृतक के मोबाइल में उसका मृत्यु के पहले जो बयान है वो उसके बाद स्वयं रिकॉर्ड किया गया है और वो मिला है। उसमें उसने ये बताया है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पत्नी का और अपने बच्चों की हत्या करके स्वयं की भी हत्या कर रहा है और इसके लिए वो जिम्मेदार जिस व्यक्ति को ठहरा रहा है उसका नाम है चंद्रभान गिरी उर्फ दद्दन गिरी। उसने स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख अपने वीडियो में किया है और उसने बताया है कि 29 लाख के आसपास रुपए की लेन देन इसके पास है। किसी के पैसे उसने इसको दिलाए थे और ये पैसे दे नहीं रहा था और वो व्यक्ति इसके ऊपर बार बार दबाव बना रहा था और इस कारण इसने ये आत्महत्या की है। और भी तथ्य उस वीडियोज़ में है। वीडियो में 4-5 वीडियो है। सभी को हमने केस डायरी का पार्ट बनाया है और उन सभी पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। मुख्य रूप से जो अपनी मृत्यु और अपने परिवार की मृत्यु के लिए जिसको जिम्मेदार वो वीडियो में ठहरा रहा है उसमें ये चंद्रभान गिरी और दद्दन उर्फ दद्दन गिरी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसकी बातें
वीडियो में थी उसकी सत्यता की भी जांच कर ली गई है और वो स्पष्ट रूप से उसमें सत्य बोल रहा है। इस बात का ये बात भी प्रमाणित हो गया है और इसके संबंध में उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, साक्ष्य इकट्ठा करके केस डायरी में संलग्न करेंगे। और अभी जो प्रथम रूप से चंद्रभान गिरी जो जिम्मेदार है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोगों ने ये मुकदमा पुराना आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत और जो नए बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत पंजीकृत किया है और उसी में गिरफ्तार करके इसको माननीय न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया जाता है ताकि पूरे मामले की कानूनी जिम्मेदारी तय की जा सके। 29 लाख रुपए का विवाद, एक परिवार की टूटती उम्मीदें और फिर 4 जिंदगियों का एक साथ खत्म हो जाना, इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या इस विवाद का कोई दूसरा रास्ता निकल सकता था? क्या हालात यहां तक पहुंचने से पहले संभाले जा सकते थे? इन सवालों के जवाब अब जांच से ही सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। वीडियो, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच पूरी होने के बाद इस सनसनीखेज मामले में और कौन से तथ्य सामने आते हैं। गोरखपुर की एक मासूम बच्ची अस्पताल से गायब होती है, फिर उसका शव मिलता है और जांच की सुई एक पुलिसकर्मी पर जाकर टिकती है। इस घटना के विरोध में अब अधिवक्ता सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर क्या है उनकी मांगे और इस मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक 10 साल की मासूम जिला अस्पताल से गायब होती है, फिर उसका शव मिलता है और जांच में एक पुलिसकर्मी पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगता है। इस घटना ने सिर्फ एक परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को झकझोर दिया है। अब इस मामले को लेकर गोरखपुर में अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। गोरखपुर में 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने किया। दीवानी न्यायालय परिसर से अधिवक्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला जो मंडलायुक्त कार्यालय तक पहुंचा। वहां मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं का कहना है कि जिला अस्पताल परिसर में 10 वर्षीय बच्ची का कथित रूप में अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी अभिषेक यादव के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने हाथों में तख्तियां और मशाल लेकर नारेबाजी की और आरोपी पुलिसकर्मी को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। उसका कहना था कि इस तरह के अपराधों में कठोर सजा ही समाज में मजबूत संदेश दे सकती है। पूर्व बार काउंसिल चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा कि ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है, इसीलिए मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कर जल्द फैसला सुनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग उठाई कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता भी दी जाए, साथ ही परिवार के बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाए गए। प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ताओं ने कहा कि कानून पर लोगों का भरोसा तभी मजबूत होगा जब ऐसे मामलों में समयबद्ध और निष्पक्ष न्याय मिलेगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि समय पर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और भी बड़ा किया जाएगा। इसी पूरे प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे जिन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी और दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी दोहराई। फिलहाल इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। वहीं अधिवक्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि इस घटना को लेकर समाज में अलग अलग वर्गों में गहरा आक्रोश भी है। अब दरिंदे पुलिस के द्वारा जो है एक मासूम बच्ची का निर्मम हत्या कर दी जाती है, उसके साथ दरिंदगी की जाती है। इसको लेके अधिवक्ता समाज जो है लगातार आवाज बुलंद कर रहा है, सड़कों पर उतर रहा है
और ये मांग कर रहा है कि जो दरिंदा सिपाही है उसको फांसी सजा दी जाए। साथ ही साथ इसमें जो तमाम जो अधिकारी इन्वॉल्व है, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी इनका जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं और तमाम इनके हाथों में स्लोगन है, योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बच्ची के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। इस तरह का जो तमाम स्लोगन है वो लेकर आज कमिश्नर कार्यालय पे जो तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है, तस्वीरों में देख सकते हैं, और लगातार ये डिमांड्स कर रहे हैं। हालांकि कचहरी में इन लोगों का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है, उसके बाद भी उस बच्ची के इंसाफ के लिए, उसके हक के लिए ये तमाम जो अधिवक्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तस्वीरों में देख सकते हैं मसूदन त्रिपाठी, एक बड़ा नाम है गोरखपुर दीवानी कचहरी का, वो यहाँ मौजूद है। सर, किस तरह की डिमांड्स आज आप लोग कर रहे हैं? हम लोग की डिमांड ये है कि अगर रक्षक ही भक्षक हो जाए तो ये जनता का क्या होगा। जब जोगी खुद यहाँ गोरखपुर में मौजूद है, सारी पुलिस अलर्ट है, जोगी जब आते हैं तो उनकी रक्षा के लिए सारी पुलिस अलर्ट हो जाती, पूरे जिले की LIO बिल्कुल जाग जाती है, और सबके जागने के बाद उस बच्ची का जोगी के मौजूदगी में अपहरण हो गया हॉस्पिटल से। ये एक प्रश्न चिन्ह है जोगी के ऊपर कि, और जब जोगी भाषण दे रहे हैं, माला पहन रहे हैं, तो उस बच्ची के साथ रेप हो रहा है। जब जोगी की विदाई हो रही तो उस बच्ची को 3-4 टुकड़ों में काटा जा रहा है, उसका अंदरूनी अंग ही काट करके फेंक दिया जाता है, उसका दोनों जांघ तोड़ दिया जाता है, हाथ पर चोटें पहुंचाई गई है, सिर को ऐसा बना दिया जाता है मुख को कोई पहचान न कर पाए। अब कहती है पुलिस कि हम उसके परिवार को साल भर तक किराया देंगे। 20 रुपया किराए के मकान में रहती है। ये SSP आज है कि कल है बताइए, कह रहा देंगे, कहता हम परिवार को पढ़ाएंगे। ये जब यहाँ से चला जाएगा तो उसके परिवार का क्या होगा। और आज तक उसके परिवार को कोई शासन के द्वारा या जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके द्वारा कोई धनराशि नहीं दी गई, और न तो ऐलान किया गया। उसकी स्थिति है कि उसका एक हस्बैंड है, 5 लड़कियां, एक बच्चा हुआ है, उसकी हालत हॉस्पिटल में है कि किसी से मिलने नहीं दे रहे हैं। उसके घर पर आप जाइए तो आप मिलने, मीडिया के लोग हैं, आप जाइए घर पर, मिलने ही नहीं दे रहे हैं, और चारों तरफ से पुलिस घेरी हुई है हॉस्पिटल और उसका घर, ताकि वो बच्ची और उसके परिवार के लोग कुछ बोल न सके। अब वो अगर कमाएगा नहीं उसका हस्बैंड तो क्या खाएगा। हम लोग आज चंदा लगा रहे हैं और चंदा लगा के उसके घर ले जाकर के देंगे, ये उसका खर्चा। जिला जज भी अपना कानून बदल दिया, गरीबों के लिए 5 बजे के बाद एंट्री नहीं रहती है और रिमांड नहीं होती है किसी की, और 11 बजे यह जनपद न्यायाधीश मिल कर करके यह गंदगी किया है, और उनको एक हाईकोर्ट की सीट दिखाई दे रही है, और यह मात्र अपने हाईकोर्ट के सीट के लिए वह कानून को ताक पर रख कर करके 11-12 बजे रात को यह निंदनीय कृत्य किए हैं। देखिए, अधिवक्ता साथियों ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं जो बच्ची थी उसके पिता ई रिक्शा चलाते थे और आजमगढ़ से गोरखपुर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, और इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो जाता है। अभी शासन की तरफ से कोई भी मदद जो है वो नहीं की जा रही है। अधिवक्ता समाज जो है मदद को आगे आया है। कितनी राशि की मदद आप लोग कर रहे हैं? कितने? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़। हम कहते हैं शासन से 1 करोड़ रुपया दिलाया जाए। न तो यहाँ सांसद यहाँ का बोल रहा है कुछ, और न मुख्यमंत्री अभी तक बोला, जबकि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे ये हत्या हुई है, इतना जघन्य कांड हुआ, और मुख्यमंत्री को 5 बजे मालूम हुआ 6 बजे कि उसकी हत्या हो गई, ये पुलिस वालों ने कर दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री क्या करते रहे। सवाल मुख्यमंत्री का है जो कहता है लॉ एंड ऑर्डर करेंगे, जो भी अपराध करेगा उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। अरे पुलिस वाले तुम्हारा ख्याल रखते हैं भाई, इसलिए पुलिस के बल पर आप राज कर रहे हो, इसलिए उसको बचा रहे हो। SSP जानता था, DIG जानता था, IG जानता था, और इस बात को जानने के बाद वे मुख्यमंत्री उसको किसी तरह से कहते हैं इसको जेल भेजवा दो, और जेल भेजवाने में जब शाम हो जाती है, यहाँ वकील घेराव करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जज को फोन करके डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से जेल भेजवाते हैं। ये यहाँ का कर्तव्य। सारे लोग, अभी तक कोई बयान शासन की तरफ से नहीं आया, अभी तक कोई न बयान आया, न हमारे सांसद का बयान आया, न मुख्यमंत्री का बयान आया। अभी कल देखिए लखनऊ में रेप हो गया एक लड़की के साथ, और पुलिस ने किया, एसओ ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से गोरखपुर के अंदर अपराध हुआ है और उसको लेके खासकर जो वकील तबका है, जो अधिवक्ता समाज है, वो सड़कों पर उतरा है और उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मांग कर रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, उसका जो परिवार है वो बेहद ही आर्थिक स्थिति बहुत उसकी कमजोर है, और आपने जैसा देखा तमाम अधिवक्ता, जो सीनियर अधिवक्ता, उन्होंने डिमांड की है कि शासन इसको संज्ञान में ले और 1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है वो पीड़ित परिवार को दी जाए। गोरखपुर से 4TV न्यूज के लिए जफर खान। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है और पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है, क्योंकि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है बल्कि समाज के भरोसे और कानून की साख से भी जुड़ा हुआ है।
कुशीनगर में 14 साल के आदर्श चौहान की हत्या के बाद गांव में गम और गुस्से में बदल गया है। गांव का जो गम है वो गुस्से में बदल गया। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचते ही सड़क जाम हो गई। हजारों लोग न्याय की मांग को लेकर उतर आए। आखिर पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है और ग्रामीणों की मांग क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 14 साल का बेटा जिसकी हत्या ने पूरे गांव को हिला दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब उसका शव घर पहुंचा तो गम गुस्से में बदल गया। सड़क पर हजारों लोगों की भीड़ उतर आई और एक ही मांग उठने लगी, सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई हो। कुशीनगर के आदर्श चौहान हत्याकांड के बाद अब गांव में माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद रविवार को जैसे ही 14 वर्षीय आदर्श चौहान का शव उसके गांव पहुंचा, अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन जुट गए। पूरे गांव में मातम के साथ साथ भारी आक्रोश भी देखने को मिला। हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी तमगुहिराज जयंत कुमार के नेतृत्व में कई स्थानों की पुलिस, पीएससी और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति को रोका जा सके। एम्बुलेंस से शव उतार कर जब उसे घर के बाहर रखा गया तभी गुस्साए ग्रामीणों ने तमगुहिराज तरैया सुजान मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों की मांग थी कि मुख्य आरोपी प्रदीप मिश्रा को और कथित महाकाल गैंग के अन्य सदस्यों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों से बातचीत शुरू कर दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी जयंत कुमार और तहसीलदार महेश कुमार के प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाया, कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद काफी देर की मशक्कत के बाद जाम समाप्त कराया गया और यातायात फिर से सामान्य हो सका। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्य आरोपी प्रदीप मिश्रा पहले भी गांव में कई लोगों पर चाकू से हमला कर चुका है, जिसकी शिकायत और तहरीर देने के बावजूद उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। चाकूबाजी का मामला है, उसमें क्या था मामला? देखिए, इसमें थाना क्षेत्र तमकुहीराज में एक युवक की जिससे की उम्र 17 साल के आसपास बताई गई है, उनकी हत्या यहीं के लोकल रहने वाले कुछ करीब 5 नामजद व 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा करना बताया गया, जिस संबंध में परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है और उस पर अभियोग पंजीकृत हो गया है और इसमें विभिन्न टीमें लगाते हुए उन सबकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें कि आज लगभग उनमें से 4 व्यक्ति पुलिस हिरासत में आ गए हैं जो नामजद हैं और इसकी गहराई से छानबीन करते हुए इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। उनके भाई ने रंगदारी का आरोप लगा रहे हैं कि रंगदारी न देने के कारण उनकी हत्या हुई। परिजनों द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि यदा कदा वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने को लेके या खाने पीने को लेके उनसे पैसे की मांग निरंतर करते रहते थे। इस संबंध में इस थाने पर कोई अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन इस संबंध में इसको विवेचना का पार्ट बनाते हुए इसमें गहराई से छानबीन की जाएगी और कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई। और एक महाकाल ग्रुप जो पहले भी वहाँ चर्चे में रहा था, उसका भी नाम उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। सारे विषय विवेचना के रहेंगे और सारे बिंदुओं को समाविष्ट करते हुए इसकी जो भी विवेचना समय तौर पर है वो की जाएगी, जिससे उसके हौसले और भी बुलंद होते गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार अलग अलग स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूरे गांव में अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार इलाके में गश्त कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील कर रही है। एक 14 साल के किशोर की हत्या, उसके बाद सड़क पर उतरा लोगों का गुस्सा और न्याय की मांग, इस पूरे घटनाक्रम ने इलाके में कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि फरार आरोपी कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिल पाता है। डेस्क रिपोर्ट 4 टीवी न्यूज। फतेहपुर में रामप्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक पैसों और प्लॉट के विवाद में पहले भरोसे से बुलाया गया, फिर शराब पिलाकर सिर में गोली मार दी गई। आखिर कैसे खुली इस साजिश की परतें और कौन कौन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, इस रिपोर्ट में देखिए।
शराब की महफिल, सुनसान जगह, भरोसे के नाम पर बुलावा और फिर सिर में गोली मारकर मौत। फतेहपुर में राम प्रकाश हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि पैसों और प्लाट के विवाद ने एक सोची समझी साजिश का रूप ले लिया और उसी साजिश में राम प्रकाश की जान ले ली गई। फतेहपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या पहले से बनाई गई योजना के तहत की गई थी। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस जांच में सामने आया कि पैसों के लेन देन और प्लाट के विवाद को लेकर आरोपियों ने राम प्रकाश की हत्या की साजिश रची। पहले उसे बहाने से अपने साथ ले जाया गया ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद आरोपी राम प्रकाश को सुनसान जगह पर ले गए, जहां पहले उसे शराब पिलाई गई और फिर मौका मिलते ही उसके सिर में गोली मार दी गई, जिसके बाद मौके पर ही मौत हो गई उसकी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, सर्विलांस और अन्य सुरागों के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई, जिसके बाद एक एक कर आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में शिवा, ईसु, अनिल की पत्नी मीना और श्यामा को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार आरोपी अक्षय की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, कारतूस, घटना के इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल फोन और 1310 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। गौरतलब है कि 29 जुलाई को थाना कोतवाली क्षेत्र के बंगधा ईट भट्टा के पास राम प्रकाश का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने घटना स्थल से मिले साक्ष्यों, मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी जानकारी को जोड़ते हुए घटनाक्रम का खुलासा किया, जिसके बाद हत्या की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और उसे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक प्लाट, पैसों का विवाद और भरोसे के नाम पर रची गई साजिश, इस हत्याकांड ने एक बार फिर दिखा दिया कि लालच और दुश्मनी किस हद तक पहुंच सकती है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि मामले की मुख्य गुत्थी सुलझा ली गई है। अब नजर फरार आरोपी की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। ई रिक्शा चालक दिन भर मेहनत करते हैं ताकि घर का चूल्हा जल सके, लेकिन जब रात के अंधेरे में कोई उनकी रोजी रोटी ही चुरा ले तो सबसे बड़ा नुकसान उसी मेहनत कश का होता है। शाहजहांपुर में ऐसी ही ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाने की एक शातिर चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में पिछले कुछ समय से ई रिक्शे की बैटरी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही थीं। एक के बाद एक हो रही वारदातों से ई रिक्शा चालक परेशान थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, संदिग्धों पर नजर रखी और चोरी की घटनाओं के तरीके को समझते हुए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की गई। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हमजापुर चौराहे के पास से आकाश नाम के एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पूछताछ में कई अहम खुलासे सामने आए। पुलिस की पूछताछ और आरोपी की निशानदेही पर अलग अलग जगहों से चोरी की गई 12 ई रिक्शा बैटरियां बरामद की गईं। इसके बाद एक ही चोरी का ई रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस के कब्जे में ले लिया गया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पहले चार्जिंग पर खड़े ई रिक्शों की रेकी करता था और जैसे ही मालिक वहां से हटता वो मौका देखकर बैटरियां निकालकर फरार हो जाता था। आरोपी चोरी की बैटरियों को अलग अलग लोगों को बेच देता था और इसी तरह चोरी की कमाई का जरिया बना रखा था। फिलहाल पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि चोरी का ये सामान किन लोगों तक पहुंचाता था। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही पुलिस अब आरोपी के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि उसने ज़िले में और कितनी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, साथ ही इस काम में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस कार्रवाई के बाद ई रिक्शा चालकों ने राहत की सांस
तलाश ली है, क्योंकि लगातार हो रही बैटरी चोरी की घटनाओं से उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर पड़ रहा था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिले में चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि ऐसे अपराधियों पर समय रहते शिकंजा कसा जा सके और लोगों का भरोसा कानून पर बना रहे। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि घर के अंदर मां और बेटे मौजूद थे। बाहर दिन का उजाला था और तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने ऐसा आतंक मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। करीब 45 मिनट तक कट्टे और चाकू के दम पर मां बेटे को कानपुर में बंधक बनाकर रखा गया। लाखों के जेवर और नकदी लूट ली गई और जाते जाते दोनों को किचन में बंद कर आरोपी फरार हो गए। कानपुर की वारदात एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के श्याम नगर चौकी इलाके में दिन दहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात ने हर किसी को हिला दिया है। बदमाशों ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर स्वर्गीय जय नारायण त्रिपाठी के बेटे शिक्षक शरद चंद्र त्रिपाठी के घर को निशाना बनाया। घटना के वक्त घर में उनकी पत्नी रचना त्रिपाठी और 16 साल की बेटा देवांश मौजूद थे। सुबह करीब 11 बजे देवांश घर के बाहर वाले कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था, जबकि उसकी मां रचना त्रिपाठी किचन में खाना बना रही थी। तभी अपाचे बाइक से आए 3 नकाबपोश बदमाश सीधे घर में घुस गए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक बदमाश ने महिला की कनपटी पर कट्टा तान दिया, जबकि बाकी जो 2 बदमाश थे बदमाशों ने बेटों को हथियार के बल पर काबू में कर लिया। इसके बाद बदमाशों ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया। मां बेटे को जान से मारने की धमकी दी और अलमारी की चाबी मांगने लगे। परिवार की जान खतरे में देखकर महिला ने अलमारी की चाबी बदमाशों को सौंप दी, जिसके बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। आरोप है कि बदमाशों ने अलमारी में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर, करीब 15,000 रुपए नगद और महिला के शरीर पर पहने गहने तक उतरवा लिए। इसके बाद मां और बेटे के हाथ रस्सी से बांध दिए और करीब 45 मिनट तक पूरे घर को खंगालते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दोनों को किचन में बंद कर अपाची बाइक से फरार हो गए। काफी देर तक मां बेटा मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सके, क्योंकि दोनों बंधे हुए थे और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। करीब 1 घंटे बाद जब घर में काम करने वाली मेड प्रियंका पहुंची तो उसने घर का सामान बिखरा देखा। तभी किचन से आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलने पर मां बेटा बंधे मिले, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। दिन दहाड़े लूट की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। चकेरी थाना पुलिस, डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता, एसडीसीपी शिव सिंह और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को एक अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसने सड़क किनारे 2 मोबाइल पड़े होने की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर दोनों मोबाइल बरामद हुए। माना जा रहा है कि सर्विलांस से बचने के लिए बदमाश भागते समय मोबाइल फेंक गए। पुलिस अब इलाके से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके। साथ ही उनके भागने के पूरे रूट को भी ट्रेस किया जा रहा है। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मिले हर साक्ष्य की जांच में जुट गई है। दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में 45 मिनट तक बदमाशों का आतंक और फिर आराम से फरार हो जाना, इस घटना ने कई कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने इस वारदात के बाद खुद को असुरक्षित महसूस किया है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने व्यस्त इलाके में बदमाश इतने लंबे समय तक घर के अंदर वारदात करते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। अब सभी की नज़र पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है कि इस दुस्साहसी लूट को अंजाम देने वाले आरोपी कानून की गिरफ्त में कब तक आते हैं। अभी हमें पत्ता वगैरह में भी उसमें भी कुछ चीजें थी, वो भी क्या क्या गया है अभी हमें कुछ ही नहीं पता। क्या घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे? नहीं लगे हुए हैं। क्या कहेंगे, दिन दहाड़े आपके घर में लूट हुई है बंधक बना के, क्या कहेंगे? ये किसकी लापरवाही मानती है? अभी ये तो लापरवाही तो हम किसकी बताएं, मोहल्ले में सब लोग रहते भी हैं और दिन दहाड़े ये हो गया। तो हमारे घर में तो अब आदमी अब कमरे बंद करके तो दिन रात रहेगा नहीं। गेट बंद था, मेन गेट तो बंद ही था, उसके बाद कोई घुस गया तो ये तो हम लोग भी नहीं जान पाए अचानक कैसे हो गया। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को कैसे हम सूचना देते हैं, बाद में दिया है जब ये हम। श्याम नगर थाना क्षेत्र चकेरी में दोपहर समय लगभग 12 साढ़े 12 के मध्य में 3 लड़के बाइक से आए हैं, व्हाइट कलर की है,
संभवतः अपाचे है या पल्सर है, अभी वो सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 2 लोग मौजूद थे, एक महिला है, उम्र लगभग 45 साल, और एक लड़का है 16-17 साल जिसकी उम्र है। कक्षा 12 में वो पढ़ाई करता है। सर, इसके पहले भी श्यामगढ़ में नकाबपोश वहाँ पर जीप ड्रॉप पे चालक कोई घर में घुस के ऐसी वारदात का प्रयास कर चुके हैं क्या? देखिए, अभी मेरे समय तो ऐसी कोई घटना अभी सामने नहीं आई है। बाकी जितनी भी छोटी मोटी जो भी स्नैचिंग की जो घटनाएं हुई है, उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका नामकरण किया। चकेरी में एक के बाद एक घटनाएं होती जा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, घटनाएं ये जो घटना है इंडिविजुअली अलग घटना है, और ऐसी डेयरिंग घटना बहुत अभी हाल फिलहाल में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। ये जो भी घटना आज के दिन में हुई है, इसको हम बिल्कुल, हमारी पूरी टीम लगी हुई है और शीघ्र ही इसका पूरा नामकरण करेंगे। अभी बत्ता वगैरह में भी, उसमें भी कुछ चीजें थी। खेत पर रोज की तरह टहलने निकला किसान, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई उसकी हर गतिविधि पर नजर रखे बैठा है। गांव के बाहर शमशान के पास कार सवार हमलावर पहुंचा और देखते ही देखते एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठा और कुछ ही पलों में खेत खून से लाल हो गया। बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के दाऊदपुर गांव में 50 साल के किसान मुकेश सोलंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मुकेश सोलंकी रोज की तरह गांव के बाहर शमशान के पास स्थित अपने खेत पर टहलने गए थे। तभी कार से पहुंचे हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी ने लगातार 3 राउंड फायर किए। गोलियां लगते ही मुकेश सोलंकी खेत में गिर पड़े। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनकर मौके की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही चोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू की, साथ ही फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, ताकि मौत से जुड़े सभी तथ्यों की पुष्टि हो सके। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह साफ नहीं हो सकी है। पुलिस आपसी रंजिश, जमीन विवाद और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। साथ ही हमलावर की तलाश में आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य भी खंगाले जा रहे हैं। दिन दहाड़े खेत में किसान की हत्या ने एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर हमलावर कौन था, उसने किसान को निशाना क्यों बनाया और हत्या के पीछे की असली वजह क्या है? इन सभी सवालों के जवाब अब पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई के बाद ही सामने आ पाएंगे। थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। सर, क्या पूरी घटना है? देखिए, चोला थाना क्षेत्र का दाऊदपुर गांव है, जहां पे मुकेश की हत्या की सूचना मिली थी। तब से पहले 112 को हम सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे जितने भी थे आए। अभी जब जानकारी मिली, उन मृतक का नाम मुकेश है, जिनको फायर आर्म्स की चोटें लगी हैं। यहाँ पे मौके पर एक जो विवाद की जानकारी इनके बड़े भाई प्रताप सिंह द्वारा दी जा रही थी। उसके मुताबिक एक ग्राम समाज की ज़मीन है जिसपे कि मरघट बन रहा था, और उसकी मैं देख रहा हूँ कच्ची ईंटें और मिट्टी पड़ी हुई है सर काफ़ी। उस निर्माण के दौरान ही बता रहे हैं कुछ ज़मीन ग्राम समाज करके की ज़मीनें आ रही थी दूसरे पक्ष के हिस्से में भी, उसको लेकर के थोड़ा था इन लोगों का आपसी में मनमुटाव, और ये अभी इसको लेके बातचीत भी हुई थी। बता रहे हैं आज मौके पे पटवारी भी आए थे, और बहुत थोड़े टाइम के कहा सुनने के बाद इनका जो आरोप अभी नाम ले रहे हैं कुछ लोगों का, जिसमें अनिल है, जितेश है, देवराज है, नीबू है। ये देव कोई तहरीर अभी नहीं दिया है, ये लोग तहरीर की लिख रहे हैं। उसके मुताबिक इन लोगों ने उसे गोली मार दी है, जिसकी मृत्यु हो गई है। डेड बॉडी को भेजा गया अभी पोस्टमार्टम के लिए, पूरी जानकारी की जा रही है। इस घटना के सभी पहलुओं को भी हम देख रहे हैं, जो लोग भी संलिप्त होंगे। क्राइम की कहानियों में फिलहाल इतना ही। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि क्राइम कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। देखते रहिए 4 TV न्यूज़।